नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और शाम के 7 बज चुके हैं। ये वक्त होता है हमारा भारत का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और पहली खबर हम लेंगे जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से काफी नुकसान हुआ है। हालात सामान्य करने की कोशिशें जारी हैं। रामबन में आसमान से अचानक ये आफत आई और देखते ही देखते आसपास की जमीन का नक्शा ही बदल गया। बादल फटा तो बाढ़ भी आई। 2 बच्चों समेत 3 लोगों की हादसे में मौत हुई। 2 होटल, कुछ घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। चिनाब ब्रिज के पास पानी ही पानी भरा था। यह हादसा और बड़ा हो सकता था, लेकिन धर्मकुंड में पुलिस और बचाव दल मुस्तैद थे। करीब 100 लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। रामबन में आए इस प्राकृतिक आपदा से इलाके में भारी तबाही मची है, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रशासन की मदद से हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। लोगों पर मुश्किल जरूर आन पड़ा है, लेकिन उम्मीद है कि सब मिलकर इससे पार पा लेंगे। ये वो जगह है जहां बादल फटा था। पहाड़ों के नीचे चारों तरफ पानी ही पानी और मलबे का ढेर नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखिए। इस पार खतरा है, उस पार जिंदगी की उम्मीद। खौफजदा लोग उफनते नाले के ऊपर रस्सी और लकड़ी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। बारिश ऐसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लैंडस्लाइड के भी कई मामले सामने आए हैं। इस ट्रक की हालत देखिए। आधे से ज्यादा हिस्सा मलबे में समा गया। सड़क पर जगह जगह गाड़ियां खड़ी रहीं। ना आगे जाने का रास्ता और ना ही पीछे कोई मंजिल। अब जरा नेशनल हाईवे का नजारा देखिए। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार देखी जा सकती है। खतरे की आशंका के बीच आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। घंटों गाड़ियों के पहिए थमे रहे। लोगों का कहना है कि काफी सारा नुकसान हुआ है। कई इमारतें पानी में डूबी हुई। अंदर रखा हुआ सारा सामान खराब हो गया है। सर डैमेज हुई है। 7 दुकानें एक मार्केट में थी, तो 3 वो तो 6, ये नॉर्मल कम से कम सर 12-13 दुकानें थी जो, और ऊपर घर भी था, तो वो भी तहस नहस हो चुका है सर। आप देख रहे हो कि जहाँ पीछे कितना नुकसान हो रखा है सर। नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है। हम देख सकते हैं रामबन में, देखिए रामबन साइड में, रामबन में अप्रोक्सीमेटली बोलते 50 से करीब गाड़ी, छोटी गाड़ी जो है इसमें मड स्लाइडिंग में डूब गई है। साथ में एक होटल था, उस्मान होटल। उसके अलावा हार्डवेयर की दुकान थी, बहुत अच्छी बड़ी हार्डवेयर की दुकान थी। साथ में हमारा कोई एक शोरूम था, वो भी इसमें जो है अपने मड स्लाइडिंग में डूबा है। हालात ठीक होने में अभी समय लगेगा, क्योंकि मौसम अभी भी ठीक नहीं है। 5 जगहों पर हाईवे ब्लॉक है। आवाजाही रुकी हुई है। स्थानीय प्रशासन लोगों की मदद कर रहा है। पैसा और जरूरत का सामान दिया जा रहा है। आने वाले 1-2 दिनों में भी बारिश की संभावना है। ऐसे में लोग मौसम के रुख से डरे हुए हैं। राजीव रंजन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर है यूपी से, जो आपको झकझोर देगी। यूपी के इटावा रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित एक होटल में 33 साल के इंजीनियर मोहित यादव का शव बरामद हुआ। अपनी पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मोहित ने खुदकुशी से पहले एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने कई सवाल उठाए। उन्होंने इस कदम के लिए अपने माता पिता से माफी मांगी और कहा कि मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मेरी अस्थियों को किसी नाले में बहा देना। जब तक आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा, मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। आत्महत्या करने वाले मोहित औरैया जिले के रहने वाले थे। वो एक निजी सीमेंट कंपनी में फील्ड इंजीनियर की नौकरी करते थे। कंपनी के काम के चलते अक्सर बाहर आना जाना भी रहता था। 27 नवंबर 2023 को 7 साल के अफेयर के बाद मोहित ने प्रिया से शादी की थी। लेकिन शादी के बाद से दोनों के रिश्तों में काफी कड़वाहट रही और मामला मोहित की खुदकुशी तक पहुंच गया।
आत्महत्या से पहले बनाया वीडियो शुक्रवार को उनके परिजनों को मिला। वीडियो में मोहित ने जो बातें कही हैं, वो कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जब तक आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा, मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। काश कि कोई लोगों के लिए कानून होता तो शायद मैं ये गलत कदम नहीं उठाता। मैं अपनी पत्नी और उसकी फैमिली की मानसिक प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मोहित ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी प्रिया यादव का 2 महीने पहले बिहार के समस्तीपुर में शिक्षक पद पर चयन हुआ। प्रिया ने अपनी मां के कहने पर 2 महीने पहले ही गर्भपात करा लिया। मोहित का यह भी आरोप है कि उस पर संपत्ति पत्नी के नाम करवाने का दबाव बनाया जा रहा था। ऐसा ना करने पर दहेज के झूठे आरोप लगाकर पूरे परिवार को फंसाने की धमकी भी दी जा रही थी। मेरी पत्नी ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपना मकान और प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं की तो वो दहेज के झूठे केस में मेरी पूरी फैमिली को फंसा देगी। मेरी पत्नी ने मेरे साथ रहकर हर दिन यही कलेश, यही मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया। अगर मेरे मरने के बाद भी मुझे इंसाफ ना मिले तो मेरी अस्थियों को नाली में बहा दिया जाए। मोहित के भाई तारेन प्रताप ने बताया कि वो कोटा जाने के लिए निकला था, लेकिन पहले इटावा में रुकने की बात कही थी। शुक्रवार सुबह उन्हें एक वीडियो मिला जिसे देखकर पूरा परिवार सदमे में आ गया। 2-3 तक शादी के 2-3 महीने तक तो ठीक रहे। 2-3 महीने के बाद फिर प्रताड़ित करना चालू कर दिया। भाई ने अलग मकान बनवा दिया कि उन्होंने कि अलग रहे तो अलग रहो, घर वाले से कोई मतलब ना रखो तो घर वाले से कोई मतलब नहीं। आए दिन टॉर्चर करती रही, मरने की धमकी देती रही कि वो प्रॉपर्टी है पापा से लेके प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, अगर प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे, तुम्हारे घर वालों को झूठे मुकदमे में फंसवा देंगे। ऐसे आके भाई ने परिजनों का कहना है कि मोहित की पत्नी का व्यवहार शादी के बाद बदल गया था। वो बार बार ससुराल पक्ष के झूठे आरोपों और धमकियों से परेशान था। कुछ महीने पहले उनके ससुर ने झूठा प्रार्थना पत्र भी दिया था। भाई की जो सास ससुर उसका साला है वो भी इसको प्रताड़ित करता रहा। साला ने दो बार घर पे आके बहुत बदतमीजी की। आके गहने थे, जबरदस्ती गहने दे रहे, झूठी आरोप लगाते थे गहने की तुम दो आके। ऐसे काफी प्रताड़ित होकर मरने के आए थे, धमकी देती थी। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। मोहित का मोबाइल, सुसाइड वीडियो और नोट पुलिस के कब्जे में है। परिजनों के आरोपों और वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जॉली होटल से इंस्पेक्टर सिविल लाइंस को सूचना दी गई कि उनके होटल के रूम नंबर 101 में ठहरे मोहित कुमार सन ऑफ विश्राम सिंह, जो कल रात्रि लगभग 12:05 पे होटल में आए थे और आज दिन भर वो बाहर नहीं निकले थे। तो शाम को होटल वालों ने जब रूम को देखा और धक्का दिया तो अंदर ये फांसी के फंदे पे लटके हुए थे। दुनिया में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से परेशानियों के साथ जी रहे हैं। मोहित के प्रताड़ना के आरोप सही हो सकते हैं, लेकिन खुदकुशी का गलत फैसला कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। रणवीर सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वैसे आपको बता दें कि कोई पहला मामला नहीं है जब इस किस्म के हालात में किसी व्यक्ति ने अपनी जान दी हो और प्रताड़ना का आरोप पत्नी पर लगाया हो। आपको याद होगा सुभाष का केस था, वो केस भी काफ़ी चर्चा में आया था। उसने भी मांग की थी वीडियो बनाकर, उसके परिवार ने भी मांग की थी कि इंसाफ मिले। ऐसे ही यहाँ भी मांग की जा रही है इंसाफ मिले। उम्मीद करते हैं कि जांच पूरी होगी और पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी के 2 सांसदों के बयान पर बवाल मचा हुआ है। मामला किसी विरोधी दल पर हुई बयानबाजी का नहीं है, सीधे सुप्रीम कोर्ट को लेकर बातें कही गई। विपक्ष हमलावर है, बयानवीरों को घेरा जा रहा है, तो बीजेपी संगठन ने सफाई दी है। निशिकांत दुबे का विवादों से पुराना नाता रहा है। वे इससे पहले भी कई विवादित बयान देकर पार्टी और खुद को मुश्किल में डाल चुके हैं, लेकिन इस बार वे कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए। सीधे सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दे डाली और भाषा ऐसी जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम। उनका कहना है कि निशिकांत दुबे ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार। संसद कानून बनाती है, क्या आप संसद को निर्देश देंगे? मतलब है कि आप देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। जब संसद बैठेगी तो इस पर विस्तृत चर्चा होगी।
अगर कानून सुप्रीम कोर्ट ही बनाए तो संसद को बंद कर देना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऐसे में सीजेआई अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विवादित बयान उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी दिए। दोनों के बयान से किनारा करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सामने आना पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा के बयान से बीजेपी का लेना देना नहीं। न्यायपालिका पर दिया गया बयान उनका व्यक्तिगत है। बीजेपी कभी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती, खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है। न्यायपालिका के आदेशों और सुझावों को सहज से स्वीकार किया है। देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। न्यायपालिका संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। पार्टी जितनी भी सफाई दे, विपक्ष के हाथ बड़ा मौका लगा है। ओवैसी ने कहा कि संविधान है और रहेगा। बीजेपी लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को, और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दिए गए इन बयानों पर तीखा विरोध जताया। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। अगर संविधान के खिलाफ है तो इस कानून को हम स्वीकार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे ये नकली डिग्री वाले निशिकांत दुबे जी के खिलाफ और इनको जेल भेजे। इस तरह का कोर्ट पे जो है, कोर्ट पे इस तरह का टिप्पा टिप्पणी जो है नहीं करना चाहिए, और न्यायालय पे अगर इस तरह का कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, लेकिन उसकी एक सीमा भी है, जिसे इस तरह के बयानबीर बार बार भूल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली सरकार जल संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीएम रेखा गुप्ता ने बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड से 1111 टैंकरों को रवाना किया। इनकी निगरानी की भी पूरी व्यवस्था की गई है। राजधानी के लोगों को जल संकट से बचाने के लिए इस बार खासे इंतजाम किए गए हैं। 1111 टैंकर सड़कों पर दौड़ेंगे और दिल्ली के कोने कोने में पहुंचकर लोगों की प्यास बुझाएंगे। एक समारोह में सीएम रेखा गुप्ता ने इन टैंकरों को हरी झंडी दिखाई। ये टैंकर खास है क्योंकि ये जीपीएस सिस्टम से लैस है। दावा है कि इससे पानी की बर्बादी रुकेगी, चोरी पर भी लगाम लगेगी। मकसद उन इलाकों तक पानी पहुंचाना है जहां पाइपलाइन नहीं है या पानी की सप्लाई बहुत कम है। ये जो एक विजन है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, और उसको देखते हुए ही कि हर घर में पानी मिलना चाहिए, समय पर पानी मिलना चाहिए, तो इस मुहिम को, इस नए मुहिम को शुरू किया है। और आज से दिल्ली में जो पानी के टैंकर में जाएगा, खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर पानी की कमी है, पानी की किल्लत है, वहां पर इन ट्रक्स को भेजा जाएगा। और सभी में अब जीपीएस लगाया गया है ताकि ये देखा जा सके कि सही समय रहते पानी मिल रहा है लोगों को या नहीं। और मुख्यमंत्री का मानना है कि इस पहल का लाभ दिल्ली की बड़ी आबादी को मिलेगा। उन इलाकों तक पानी पहुंचेगा जहां के लोग हर साल पानी की परेशानी का सामना करते थे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली दिल्ली की नई सरकार पूरी तरीके से पारदर्शी और सुगम जल आपूर्ति के लिए संकल्पित है। और आज जो दिल्ली में 1111 टैंकर्स भेजे जा रहे हैं, अब से हर एक टैंकर पे दिल्ली सरकार के नाम की ब्रांडिंग, ताकि टैंकर कहीं भी खड़ा हो तो ये संज्ञान में रहेगा कि ये दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा हुआ जल है।
पानी के टैंकरों पर सही निगरानी रखने के लिए एक कमांड सेंटर बनाया गया है। यहाँ से टैंकरों की हर गतिविधि को रियल टाइम यानी तुरंत देखा जा सकेगा। ये पहल दिल्ली के जल सप्लाई सिस्टम को आधुनिक बनाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ये 1111 टैंकर, और ये केवल टैंकर मात्र नहीं है, इन सब में जीपीएस लगा है। कौन सा टैंकर दिल्ली में किस जगह होगा, दिल्ली का हर नागरिक देख सकता है, और उसमें पानी कितना है ये भी ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। तो टैंकर का पानी अब उसी जगह जाएगा जहाँ के लिए उसे भेजा गया है, कहीं इसे बेचा नहीं जा सकता, किसी माफिया के हाथ में नहीं जा सकता। एक ऐतिहासिक शुरुआत है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रही है। इसलिए कहते हैं ईमानदार सरकार जब आती है तो बहुत बड़ा बदलाव लेके आती है। ईमानदार सरकार आई है तो देखिए कितना बदलाव दिल्ली में आने लग पड़ा। लोग कहने लग पड़े कि हाँ बेईमान चले गए, ईमानदार सरकार आने से दिल्ली में काम होता दिख रहा है। अब वो चीज जो हर साल होती थी उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए का एक कार्यक्रम किया गया। पूरी दिल्ली से टैंकरों को जो है बुराड़ी के ग्राउंड में लगाया गया। आप सोचिए कितना पेट्रोल डीजल खर्च हुआ। एक इतना लंबा चौड़ा शामियाना बनाया गया, उसके अंदर एसी लगाए गए और उसके अंदर भाषणबाजी की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि 60 दिन पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के पास एक उपलब्धि नहीं है जिसको बता सकें, इसलिए एक झूठी उपलब्धि का ढोल जो है पीटा जा रहा है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पे रेखा गुप्ता जी को इस तरीके के झूठ बोलने से डरना चाहिए। ये बड़ी चीज है। पानी की परेशानी शुरू होते ही दिल्ली में जल माफिया हरकत में आता है, लेकिन इस पहल के साथ सरकार माफिया की नकेल कसने को भी तैयार है। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस। और अब खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से, जहां एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। सतहत्तर साल के बुजुर्ग को जमीन पर गिराकर पीटा, थप्पड़ मारे गए और उसके बाद आरोपी डॉक्टर के इशारे पर दो लोग उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। बुजुर्ग उधोलाल जोशी बीमार पत्नी के इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे थे। वो डॉक्टर के चैम्बर के बाहर लाइन में लगे थे। ड्यूटी डॉक्टर राजेश मिश्रा से लाइन को लेकर उनकी कुछ बात हुई। बस डॉक्टर साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसी आया था कि मेरी मिसेस को जो है कई दिनों से नस में दर्द था, पेट के नीचे जो नस होती दिखाया नौगांव में। उन्होंने कहा छतर को जाइए, वहाँ सही इलाज हो जाएगा। तो मैं आज यहाँ आ गया। क्या घटना होगी? तो घटना क्या होगी सर, मैं लेन में लगा था तो डॉक्टर ने बोला तुम लेन में लगे हो, जी वो आ रहे हम क्या लेन में तो लगे हूँ, लेन में आ गया हूँ और मुझे छूटे चांटा मार दिया यहाँ से, पता नहीं। घटना 17 अप्रैल की है। इसका असर अब दिखाई दे रहा है। जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने आरोपी राजेश मिश्रा को नोटिस जारी किया है। 24 घंटे में जवाब न देने पर संविदा सेवा समाप्त करने की चेतावनी दी गई है। बुजुर्ग के आवेदन पर डॉक्टर और दूसरे आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक वृद्ध व्यक्ति के साथ मारपीट का वीडियो एक वायरल हुआ, संज्ञान में आया और तत्काल ही उसमें जांच करके प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है कोतवाली थाना क्षेत्र में, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की 115(2), 296, 3 और 351 धाराओं का समावित किया गया है। और इसमें मुख्य रूप से डॉक्टर राजेश मिश्रा और एक अन्य व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है। वहीं आरोपी डॉक्टर ने मारपीट के इस मामले में सफाई दी है। 17 तारीख को अपना नियमित ओपीडी देख रहा था तो ये दादी भी शायद लाइन पे लगी हुई थी, काफ़ी लंबी लाइन थी और 60-70 पेशेंट ऑलरेडी हम देख चुके थे और सभी आराम से सभी पेशेंट देखे जा रहे थे। तो अचानक वो दादा पता नहीं कहाँ से लाइन तोड़ के आगे आ गए और अपनी वो बोले कि मुझे हमें पहले देखो। तो इसी दौरान उनकी अपनी पत्नी से कहा सुनी हुई, उनको उन्होंने चाटा ही मार दिया। उनको हमने रोका, हमारे स्टाफ ने भी रोका
और साथ में जो आगे पेशेंट खड़े होते उन्होंने भी उनको रोका, पर उन्होंने सबकी बात, किसी की बात नहीं मानी। मैंने जब उनको रोका कि दादी के साथ ऐसी बदतमीजी मत करो, मैं आपके पेशेंट को भी जल्दी देख लेता हूँ, 5 मिनट में रुक जाइए, लाइन से आ जाइए। तो उन्होंने मुझे भी तमाचा मार दिया। इसकी सूचना देने के लिए तुरंत मैं वहाँ से चौकी की तरफ गया, तो दादा पीछे से आके मेरे ऊपर लिपट गए। उन्होंने मुझे फिर से मारा। एक परेशान शख्स जिसकी उम्र 77 साल है, जो अपनी पत्नी के इलाज के लिए बड़ी उम्मीद के साथ अस्पताल पहुंचा है, उसके साथ ऐसी हैवानियत बेहद शर्मनाक है। सजा सिर्फ नौकरी जाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, ऐसे आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। एनडीटीवी के लिए छतरपुर से अरविंद तिवारी। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स क्वेश्चन ऑफ द डे। और आज का सवाल है, क्या साथ आएंगे उद्धव और राज ठाकरे? तो हमारा भारत में आज बस इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको जाना कहीं नहीं है, क्योंकि ब्रेक के बाद भी एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।